Hello everyone, my name is Tanmay Gupta, a lecturer, Department of Civil Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today we will discuss about property of materials. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल किस सब्जेक्ट में, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, या फिर इसको अगर हम बात बोले तो हम इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। नाम से ही समझते हैं व्हाट इज स्ट्रेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल हम सबकी, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, हमारी हमारी कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंथ है, तो वही चीज हम इसमें मटेरियल के केस में, मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ मतलब होता है कि मान लीजिए आपने मटेरियल पर लोड लगाया, ठीक है। जैसे ही आपने लोड लगाया तो क्या होगा, मटेरियल या तो डिफॉर्म करेगा, हो सकता है उस मटेरियल वो लोड को ना झेल पाए, हो सकता है झेल पाए, ठीक है। तो जितने लोड को वो झेल पा रहा है या जितने लोड को वो रसिस्ट कर पा रहा है, रसिस्ट मतलब होता है ले पा रहा है, उसको डिफॉर्म होने नहीं दे रहा है, मतलब फेलियर होने नहीं दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रसिस्ट एक्सटर्नल लोड अगेंस्ट फेलियर। हमें क्या देखना है सब्जेक्ट में, हमें ये देखना है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ मतलब वो मैक्सिमम लोड जिस पर मटेरियल फेल नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों देख रहे हैं, बात आती है सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों देखना चाह रहे हैं। देखो, जब भी हम कोई भी डिजाइनिंग करते हैं, कोई भी हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो हमारे लिए बेसिकली इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि हमें स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए मटेरियल्स की, उसी के हिसाब से हम जो भी स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको स्ट्रेंथ नहीं पता और आप किसी भी लोड के लिए, मान लीजिए आप 100 किलोमीटर लोड के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ है मटेरियल की 80 किलोमीटर की, तो क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। जैसे ही आपने स्ट्रक्चर बनाया वो फेलियर कर जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मटेरियल की स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, बस वही चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहा है, वही चीज मैं हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ जानेंगे। स्ट्रेंथ जानने से होगा क्या, स्ट्रेंथ अगर मुझे मटेरियल की पता चल गई तो जाहिर सी बात है वो फेलियर नहीं होने देगा, ठीक है। उसी लोड के लिए, उसी स्ट्रेस के लिए हम डिजाइन कर देंगे, तो वही चीज। The main objective of structural mechanics is to study various properties of materials and drive the expressions of deformations। जाहिर सी बात है अगर आप लोड लगाओगे तो बॉडी में क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। उस लोड को, जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, उस डिफॉर्मेशन से बचाने के लिए बॉडी पर क्या डेवलप होती है, स्ट्रेस। वही हमें जानना है कि डिफॉर्मेशन क्या होते हैं, स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस, इसी जो डिफॉर्मेशन होते हैं बॉडी पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन के बारे में भी जानना है, तो विच डेवलप अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, ठीक है, बाय शूटिंग एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन इलास्टिक प्रॉपर्टीज लाइक यंग्स मॉडुलस एंड पॉइसन रेशो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में, कौन कौन सी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये जो मैकेनिक, जो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, मैकेनिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो बातें जाननी बहुत आवश्यक है। पहला इलास्टिसिटी, दूसरा प्लास्टिसिटी। इन दो कॉन्सेप्ट पे ही हमें पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल समझ आ जाएगी। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने एक मटेरियल है, उस पर लोड लगाया, क्या करा, आपने एक मटेरियल पर लोड लगाया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पर मैं क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, क्या होगा, फोर्स लगाऊंगा। फोर्स लगाने से होगा क्या, जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, या फिर इस फोर्स को रसिस्ट करेगा, कुछ लोड जो फोर्स में लगा रहा हूँ कुछ तो रसिस्ट करेगा। जैसे जहां तक ये रसिस्ट करेगा वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। रसिस्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद क्या होगा, ये फोर्स खींचना स्टार्ट, मतलब इसके अंदर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट कर जाएगा। डिफॉर्मेशन होगा मतलब इलोंगेशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फोर्स के साथ। अगर मैं इस पर टेंसाइल नेचर का, टेंसाइल मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, ट्रेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचूंगा, तो क्या होगा, अगर मैं इस पर टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी क्या करेगी, कुछ लेंथ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है एल, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज होगा, और कैसा होगा, आगे एक्सटेंड करेगा। इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन, या फिर बोल सकते हैं हम इसे इलोंगेशन, ठीक है। अगर मैं इस पे कंप्रेसिव नेचर का मतलब दबाऊं, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा, इसकी लेंथ में क्या होगा, चेंजेस होगा, और लेंथ क्या होगी, कुछ डिक्रीज करेगी। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। अब मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की बाद वजह से अगर इसके अंदर डिफॉर्मेशन आया, तो उस डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन आया, अब मैंने लोड हटाया, मैंने फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन आया, अब मैंने क्या करा, लोड को हटा दिया, तो क्या होना चाहिए, जो डिफॉर्मेशन आया था, फॉर एग्जांपल डेल्टा एल का डिफॉर्मेशन आया था, तो बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, मतलब जो डेल्टा एल का डिफॉर्मेशन आया था वो फिर से रिकवर होके ओरिजिनल लेंथ में कन्वर्ट हो जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि बॉडी पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो बॉडी पर डिफॉर्मेशन आएगा। अगर मैं बॉडी पर फोर्स हटाता हूँ तो जो डिफॉर्मेशन आया था वो फिर से अपनी शेप और साइज को रिगेन कर ले, दैट
दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, उसी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब हो गया अ मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ लोड। समझ में आ गया इलास्टिसिटी क्या है। लोड बॉडी पर लोड लगाओगे, बॉडी पर लोड लगाने के बाद क्या होगा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। जैसी बॉडी पर लोड हटाओगे वो डिफॉर्मेशन फिर से क्या हो जाएगा, रिगेन करके मतलब अपनी शेप और साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पहला साइज शेप और साइज था, जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल साइज था, उसी में रह जाएगा, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है प्लास्टिसिटी, वही कॉन्सेप्ट। लोड लगाओगे, डिफॉर्मेशन हुआ, लोड हटाने पर अगर ये डिफॉर्मेशन रिगेन नहीं होता है, ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, जो डिफॉर्मेशन आएगा, लोड हटाने पर जो डिफॉर्मेशन बचा रहेगा, उसी डिफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझ में आ गया। इलास्टिसिटी का मतलब होता है मटेरियल पर लोड लगाने पर जो डिफॉर्मेशन आ रहा है और मटेरियल के लोड हटाने पर ये जो डिफॉर्मेशन ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिगेन हो जाता है, इसी को बोलते हैं, जिस प्रॉपर्टी की मदद से होता है उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी हम किसे बोलते हैं, मटेरियल पर लोड लगाने पर जो डिफॉर्मेशन आया, लोड हटाने पर अगर वही डिफॉर्मेशन रहता है, मतलब अपनी शेप और साइज को रिगेन नहीं करता है, दैट प्रॉपर्टीज को ही हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी। अब देखो, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी पूरी प्रॉपर्टीज कवर होंगी। इलास्टिसिटी क्या है, रिगेन कर लेगा अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को, प्लास्टिसिटी में रिगेन नहीं कर पाएगा। अब डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी ये कहता है कि मान लीजिए कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पे मैं फोर्स लगाता हूँ, तो ये एक अगर एक वायर की फॉर्म में, क्या वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रॉपर्टीज को, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं डक्टिलिटी। अब वायर की फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब इसके अंदर प्लास्टिसिटी होगी, ज्यादा प्लास्टिसिटी होगी। प्लास्टिसिटी का मतलब डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन विल पॉसिबल है। कैसा डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो अगर मैं ये बोल सकता हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ डक्टिलिटी क्या है, क्या पहले तो वो है कि अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ और वो बॉडी वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिस प्रॉपर्टी की मदद से वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं डक्टिलिटी। एक बात समझ में आ गई। मैंने बोला क्या होता है, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो मुझे एक बात यहाँ से ये भी समझ में आ गई, डक्टिलिटी के अंदर हाइयर प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है, हायर प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है। बात आती है कि जो प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन, प्लास्टिसिटी हो रही है, प्लास्टिक मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, अब ये कितना परसेंट होता है डक्टाइल मटेरियल के अंदर, हमेशा ध्यान रखना, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है डक्टाइल मटेरियल के अंदर, वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5% होता है, मतलब 5% से ज्यादा होना चाहिए। 5% से ज्यादा मतलब इलोंगेशन, 5% ऑफ ओरिजिनल जो लेंथ है उसके इलोंगेशन को ही बोलते हैं। बात आती है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं बोल सकता हूँ द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ दिस लार्ज डिफॉर्मेशन और लार्ज एक्सटेंशन विदाउट फेलियर, फेलियर होने से पहले, ये भी ध्यान रखना, फेलियर से। इट्स टर्म्ड एज डक्टिलिटी, द मटेरियल्स विद हाई डक्टिलिटी आर टर्म्ड एज डक्टाइल मटेरियल। जाहिर सी बात है, जिसके अंदर डक्टिलिटी ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। अब एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे डक्टाइल मटेरियल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइल्ड स्टील, सबने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में स्टील यूज होता है, ठीक है, स्टील सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्टील के अंदर डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम स्टील को बोलते हैं हाई डक्टाइल मटेरियल। क्या बोलते हैं, हाई डक्टाइल मटेरियल। और कौन से, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, निकेल, ब्रास। अब बात आती है कि जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, इनकी डिजाइनिंग भी होती होगी। अब स्टील को हम बीम के अंदर लगाते हैं, नहीं लगाते, कंक्रीट के साथ, ठीक है, तो इनकी जो डिजाइनिंग होती है वो किस स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हो, हमेशा ध्यान रखना, जो भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं हम उनको ईल्ड स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हैं। किस स्ट्रेंथ के लिए, ईल्ड स्ट्रेंथ के लिए। बात आती है ईल्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ईल्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है कि जिस स्ट्रेंथ के बाद, मतलब जिस उस लोड के बाद मटेरियल क्या कर जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा, मटेरियल क्या कर जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा। अब इससे इतना याद रखो कि यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिस स्ट्रेंथ के बाद जैसे ही अगर आप उससे ज्यादा लोड लगाते हो तो मटेरियल क्या कर जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना फेलियर नहीं होगा, फेलियर मतलब टूटेगा नहीं, सिर्फ डिफॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी का अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। हमेशा याद है ना, ब्रिटलनेस के अंदर लैक ऑफ डक्टिलिटी के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटलनेस को हम बोलते हैं कि डक्टिलिटी की कमी है, तभी उसी को प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं, जिस मटेरियल में डक्टिलिटी की कमी होती है वो ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं। अब बात आती है ब्रिटलनेस होता है क्या, वही चीज, डक्टिलिटी की कमी है, मतलब कहने का तात्पर्य अगर मैं इसको लोड मटेरियल को, सॉलिड बॉडी को खींचता हूँ, क्या करेगा, इसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, सीधे ब्रेक कर जाएगा, सीधे क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। एक सर्टेन लोड तक तो ये रेसिस्ट करता रहेगा, ठीक है, जैसे ही एक सर्टेन लोड से मतलब एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंचेगा, उससे ज्यादा जैसी लोड लगाओगे तो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा।
अब ऐसे मटेरियल होते कौन कौन से हैं जो ब्रेक कर सकते हैं? ऐसा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कंक्रीट। कंक्रीट जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, तुमने देखा होगा। कंक्रीट पर जैसे जैसे लोड लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, जब तक वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक लोड ले लेगा, अचीव कर लेगा, तो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ से ज्यादा जाएगा तो उस समय क्या बोला, एक क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं अचानक, सडनली। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल हम ये भी बोलते हैं, जो ब्रिटलनेस या ब्रिटल मटेरियल जो बोलते हैं, तो यही बोलते हैं कि ब्रिटलनेस के अंदर सडनली क्या होता है? फेलियर होता है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल में कैसा होता है? सडनली फेलियर होता है, अचानक से फेलियर होता है। ये कोई वार्निंग नहीं देता। और डक्टाइल मटेरियल वार्निंग देंगे, वार्निंग किस रूप में देते हैं? डिफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, किस रूप में देंगे? डिफॉर्मेशन के रूप में। दूसरी बात, अब बात आती है जो विटल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल मैंने बात की यील्ड स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हैं, तो विटल मटेरियल को हम जनरली अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हैं। क्यों डिजाइन करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर पड़ेंगे तो इसकी बेसिक से जानेंगे कि डक्टिलिटी को, डक्टाइल मटेरियल को यील्ड स्ट्रेंथ के लिए और विटल मटेरियल को अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए क्यों डिजाइन करते हैं। अब नेक्स्ट, ब्रिटल मटेरियल की अगर मैं बात करता हूँ, ब्रिटलनेस की बात करता हूँ, तो यहाँ से एक बात मुझे समझ में आ गई कि प्लास्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी? 5% से कम होगी। डक्टिलिटी में क्या हो रहा था? 5% से ज्यादा या उसके बराबर हो रहा था, तो ब्रिटलनेस में 5% से कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, बोल सकता हूँ ब्रिटलनेस क्या होता है? अ मटेरियल दैट इज वीक इन टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड फेल्स सडनली। कैसा फेल होता है? सडनली फेल करता है, आर कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। एग्जाम्पल, ग्लास। ग्लास पे लोड लगाओ, क्या होता है? सीधे ब्रेक करता है। ग्लास, वुड, कास्ट आयरन एंड कंक्रीट भी इसका एक एग्जांपल है। क्या? कंक्रीट। नेक्स्ट, वही चीज, डक्टाइल मटेरियल किसे बोलोगे? जिसके अंदर ज्यादा एक्सटेंशन, लार्ज एक्सटेंशन पॉसिबल हो, उसको डक्टाइल मटेरियल। जिसके अंदर एक्सटेंशन पॉसिबल ना हो, इलोंगेशन पॉसिबल ना हो, सीधे ब्रेक कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटल मटेरियल। बोल सकते हो। तो डक्टाइल मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ दिस लार्ज डिफॉर्मेशन और लार्ज एक्सटेंशन without failure is termed as ductility. These materials with high ductility are termed as ductile materials. Brittle material, a brittle material is one which exhibits a relatively small extension or deformation to fracture, so that the partially plastic region of the tensile test graph is much reduced. वही बात, डक्टाइल मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन पॉसिबल है और ब्रिटल मटेरियल डिफॉर्मेशन ही सीधे ब्रेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है टफनेस। बात आती है टफनेस क्या होती है? टफनेस ये होती है कि अगर मैं मटेरियल पर लोड लगा रहा हूँ, ठीक है, फ्रैक्चर होने तक वो कितनी स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कितनी स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अप टू द फ्रैक्चर, दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज टफनेस। हो क्या रहा था, समझो इसको। मैंने बोला क्या? मैंने ये बोला कि मटेरियल पर जब हम लोड लगाते हैं तो ये अप टू द फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर से पहले तक, ठीक है, वो कितनी स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टफनेस। अब ठीक है, मैं लोड लगा रहा था बॉडी पर, बॉडी पर क्या आएगा लोड लगाने से? डिफॉर्मेशन आएगा। उसी डिफॉर्मेशन को हमने नाम दिया था स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेन है, जब एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, कब तक? फ्रैक्चर तक, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टफनेस। तो टफनेस इज रेजिस्टेंस टू सडन लोडिंग और टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, टफनेस समझ में आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो मटेरियल, मैं कैसे पता करूंगा कौन सा मटेरियल हार्ड है कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है? कैसे पता करूंगा? मैं मटेरियल को लूंगा और उसको अपनी नेल से क्या करूंगा? स्केच करके देखूंगा। अगर ये स्केच हो जाता है मटेरियल तो दैट इज सॉफ्ट है, अगर स्केच नहीं करता तो कैसा है? हार्ड है। तो हार्डनेस मतलब होता है इट इज एबिलिटी टू रेसिस्ट स्ट्रेच और एब्रेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एज हार्डनेस। ठीक है, तो हार्डनेस क्या है कि कितना वो स्क्रैच को, मतलब जो स्क्रैच हम कर रहे हैं बॉडी पर, स्क्रैच अगर नहीं होने तो मतलब रसिस्ट करके रखता है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज हार्डनेस। तो हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल टू द पेनिट्रेशन ऑफ another harder body, another harder body which does not receive a permanent set. A material ability to withstand friction, essentially abrasion resistance, is known as हार्डनेस। टफनेस समझ में आया, हार्डनेस समझ आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? मटेरियल है, मान लीजिए सॉलिड बॉडी है, इसमें मैंने फोर्स लगाया। अब ये फोर्स डिपेंड करेगा कैसा लगा रहा हूँ। सोचो, कोई भी मटेरियल बॉडी पर जब मैं फोर्स लगाता हूँ, सॉरी मटेरियल सॉरी जब मैं बॉडी पर क्या करता हूँ? फोर्स लगाता हूँ, अगर वो एक सीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो, किस फॉर्म में? सीट फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? सीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जिस प्रॉपर्टी की मदद से वो सीट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है
उस प्रॉपर्टी का हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। बात आती है मटेरियल को सीड फॉर्म में किसके माध्यम से करोगे, हैमर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हैमर। हैमर के थ्रू ही तो करोगे। तो हैमर के थ्रू कोई भी मटेरियल अगर सीड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक नहीं होना है, ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ डिफॉर्मेशन हो सकता है इसके अंदर। अगर कोई भी मटेरियल सीड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हैमर के थ्रू, तो जिस प्रॉपर्टी की मदद से ये सीड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मेलेबिलिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी स्प्रेड और सीड्स कैन बी फॉर्म। अ मटेरियल कैन बी मेलेबल बट नॉट डक्टाइल। एग्जाम्पल, लेड। ठीक है, ये ध्यान रखना, डक्टाइल क्या था, एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। और मेलेबल क्या है, हम बोल सकते हैं कोई भी मटेरियल ऐसा है जैसे लेड। लेड को हम मेलेबल तो बोल सकते हैं लेकिन डक्टाइल नहीं बोल सकते। डक्टाइल का मतलब है तुम्हारा वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो सीधे किस में, सीड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेलेबिलिटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से, ठीक है, मेरा कोई भी मटेरियल सीड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मेलेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रीप। क्रीप क्या होता है, क्रीप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, चलिए बात करते हैं क्रीप होता क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं। क्रीप जो होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मटेरियल है, मान लीजिए मटेरियल है, और इस मटेरियल पे सस्टेंट क्या करूँ, कांस्टेंट लोडिंग अप्लाइड करूँ कंटिन्यूसली। कैसा, कांस्टेंट लोडिंग। तो उसकी वजह से इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन, कैसा डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस जिस प्रॉपर्टी की वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ है, उसी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं क्रीप। कहाँ देखने को मिलेगा, सबके घर में फैन है, पंखा है, पंखे को देखो, जब आप पंखे पर लोड लगाते हो, लो पंखे पर है, पंखा क्या है, कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लटका हुआ है। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है, इसका पंखे का अपना खुद का वेट होगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ वेट। इस सेल्फ वेट की वजह से नीचे है, तो ये जो सेल्फ वेट है यही कैसे लोड हो गया, कांस्टेंट लोडिंग इस पे हो रही है। इसी कांस्टेंट लोडिंग की वजह से क्या होता है, इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ये डिफॉर्मेशन कैसा होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसी परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं क्रीप का। ठीक है, मटेरियल पर वो परमानेंट डिफॉर्मेशन जो किसकी वजह से आए, कांस्टेंट लोडिंग की वजह से आए, जो कंटिन्यूसली अप्लाई हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्रीप। ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब ये कांस्टेंट लोडिंग है, क्या है, मटेरियल का खुद का वेट, दैट इज सेल्फ वेट। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ सेल्फ वेट किस कंडीशन में आता है, इसी को हम नाम देते हैं डेड लोड। कैसा लोड है ये, डेड लोड। तो अगर मैं बात करूँ क्रीप की, तो क्रीप क्या हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अंडरगोज एडिशनल डिफॉर्मेशन। एडिशनल डिफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेंथ विद पासेज ऑफ टाइम अंडर सस्टेंड लोडिंग। कब तक, अंडर सस्टेंड लोडिंग, मतलब कांस्टेंट लोडिंग, इज कॉल्ड क्रीप। ठीक है, creep occurs due to dead load and is important when temperature is high और stress is high। ठीक है, अब ये क्रीप किस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट लोडिंग लगा रहे हैं कब तक, टाइम पर भी, विद द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, कांस्टेंट लोडिंग लगा रहे हैं लेकिन टाइम के बाद, विद द पासेज ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम की, या कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, लोडिंग लगाए जा रहे हैं, तो उस कंटिन्यूस लोडिंग की वजह से जो मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, कैसी, परमानेंट डिफॉर्मेशन, उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को नाम देते हैं क्रीप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फटीग। फटीग क्या होता है कि जब हम साइक्लिंग लोडिंग, किसी भी मटेरियल पर साइक्लिंग और रिवर्स साइक्लिंग लोडिंग लगाते हैं, तो उस केस में फेलियर होने से पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, कब, जब हम मटेरियल पर साइक्लिंग और रिवर्स साइक्लिंग लोडिंग लगाते हैं, तो जिस पॉइंट पे जो मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, उसी स्ट्रेंथ को हम नाम देते हैं फटीग, फेलियर होने से पहले। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज साइक्लिंग लोडिंग, कॉन्सेप्ट यही समझ में आएगा कि साइक्लिंग लोडिंग क्या है। साइक्लिंग लोडिंग होती है कि मान लीजिए मटेरियल पर मैंने लोड लगाया, ठीक है, पहले मैंने लोड लगाया, डिफॉर्मेशन आया होगा, फिर मैंने लोड हटा दिया, फिर लोड लगाया, फिर हटाया, फिर लोड लगाया, फिर हटाया, फिर लोड लगाया, फिर हटाया। जब इस तरीके से जो लोड हटा, लगाना हटाना, लगाना हटाना, इस तरीके को ही हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं साइक्लिंग लोडिंग। क्या बोलते हैं, साइक्लिंग लोडिंग। अब ये फटीग कहाँ कहाँ देख सकते हो, कहाँ देखने को मिलती है प्रॉपर्टी, ये जनरली देखने को मिलती है रोड पर, हाईवे पर। क्या होता है, कोई भी कंक्रीट या बिटुमन की रोड सरफेस है, बिटुमन सरफेस रोड हम प्रोवाइड करें, उस पर क्या होता है, लोड आया, चला गया, एक सर्टेन पॉइंट पर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, कुछ जब ये लोड इस तरीके से आएगा, इसी को बोलेंगे साइक्लिंग लोडिंग। इस साइक्लिंग लोडिंग की वजह से क्या होगा, अगर वो उसको रसिस्ट कर पाएगा, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी, कितनी लोड तक वो रसिस्ट करेगा वही उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसी वो फेलियर की कंडीशन में आएगा, तो फेलियर होने से पहले अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को प्राप्त कर चुका होगा, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, फटीग का। तो फटीग क्या होती है,
Reduction in strength due to repeated loading is fatigue. Deterioration of material under repeated cycles of load, resulting in progressive cracking, ultimately leading to fracture is called fatigue. सिंपल बात, मटेरियल पर जब साइक्लिंग लोडिंग लगाते हो तो मटेरियल फेलियर होने से पहले अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिस स्ट्रेंथ पर फेल करती है वही बोल सकते हैं, जिस स्ट्रेंथ पर फेल करती है उसी स्ट्रेंथ को हम क्या नाम देते हैं, फटिग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस, मैंने अभी बात की थी टफनेस की। टफनेस मैंने ये बोला था, टफनेस ये बोला था कि मटेरियल पर जब आप लोड लगाते हो तो वो कितनी स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले अप टू द फ्रैक्चर, दैट इज कॉल्ड एज टफनेस। रेजिलियंस क्या होता है? जितनी वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी को, मतलब वो स्ट्रेन एनर्जी को जितनी एब्जॉर्ब करके रखता है, कहाँ तक? अप टू द इलास्टिक पॉइंट तक। कहाँ तक? अप टू द इलास्टिक पॉइंट तक वो जितनी स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। ठीक है, इलास्टिक पॉइंट क्या होता है कि मटेरियल पर लोड लगाया, डिफॉर्मेशन बॉडी पर आया, मटेरियल से लोड हटाया, फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लिया। मटेरियल पर लोड लगाने पर जो बॉडी ने अपनी शेप एंड साइज चेंज करी थी, मटेरियल के लोड हटाने पर बॉडी फिर से अपनी शेप और साइज को रिगेन कर लेती है, उसी को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और इलास्टिक पॉइंट वही होगा कि अगर तुमने मतलब मटेरियल पर लोड लगाया था, जितनी स्कैन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, मटेरियल के लोड हटाने के बाद तुरंत वो स्कैन एनर्जी क्या कर ले, फिर से वो स्कैन एनर्जी क्या हो जाए, यूज होके फिर से अपनी शेप और साइज में मटेरियल कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को बोलते हैं रेजिलियंस। कहाँ देखने को मिलेगा, कैसे देखेंगे? धनुष देखा है सबने? धनुष होता है, मान लीजिए तीर, बाण है। धनुष पे तुमने क्या करा, रस्सी को खींचते हो, क्या खींचते हो, रस्सी को, अपना तीर लेके आते हो, रस्सी को खींचते हो। जैसे ही तुमने रस्सी को खींचा, मान लीजिए रस्सी बन गई, ये क्या है, ये रस्सी है। रस्सी को खींचोगे तो क्या होगा, इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे क्या करोगे, अपना तीर, यहाँ पे तीर लगाओगे, क्या करोगे, तीर लगाओगे, और जैसे ही तीर को छोड़ोगे तो क्या करेगा, फिर से ये रस्सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो मतलब ये तुमने रस्सी को जब इसको खींचा था, इसके अंदर डिफॉर्मेशन दिया था, और डिफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में दिया था, स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में। तो जो स्ट्रेन एनर्जी इनने एब्जॉर्ब करी, किसने, रस्सी ने, तीर छोड़ने के बाद वही स्ट्रेन एनर्जी यूज हो जाए अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को लाने में, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने में, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेजिलियंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। प्रॉपर्टीज ऑफ आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल खत्म हो गया है। नेक्स्ट अगर हम क्लास में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज, ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, इसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा था बॉडी पर, उसी डिफॉर्मेशन के हमने बारे में जानकारी ली। तो ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्या हम मटेरियल पर डिफॉर्मेशन होने देंगे? नहीं होने देंगे। ठीक है, उसके रोकने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज मटेरियल के अंदर डेवलप होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, इनके बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे, और माइल्ड स्केल के की टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।